नायसा के प्लेटफॉर्म पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और पॉलिटी का सेट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस प्रक्रम में आज फिर से एक नया सेट है। इस सेट में जो है प्रश्नों की संख्या बहुत कम रखी गई है, मात्र 10 प्रश्न ही जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वो इसलिए ताकि आपको जो बहुत फ्रीक्वेंटली जो सेट हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं उसको उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करने के लिए भी आपको वक्त चाहिए होगा, और उसको ध्यान में रखते हुए अभी फ़िलहाल के लिए इसमें मैं 10 क्वेश्चंस को ही लेकर के आई हूँ। तो आज का जो सेट है इसका पहला प्रश्न जो है उसको हम लोग देखेंगे, और वो प्रश्न जो है वो है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। यहाँ पे जो ऑप्शंस हमको दिए गए हैं वो है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 130, 139 और 138। तो इसका सही जवाब जो है वो अनुच्छेद 137 है। इसमें क्या होता है कि जो उच्चतम न्यायालय होते हैं वो अपना कोई भी फैसला या कोई भी निर्णय जो दे रखा हो उन लोगों ने पहले से, उसको फिर से बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 137 के तहत की जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है किसमें? तो मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में, प्रशासनिक सुधार समिति की संस्तुतियों में। तो ये जो प्रावधान किया गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत किया गया है, और इसको किया गया है आर्टिकल, माफ़ कीजिएगा, इसको किया गया है आर्टिकल 50 के तहत, ठीक है, जो अनुच्छेद 50 है उसके तहत इसको किया गया है। इसमें अधीनस्थ न्यायालयों का हालांकि इसमें कोई योगदान नहीं रहता। इसमें जो उच्चतर न्यायालय जो होते हैं वो सुनिश्चित करते हैं कि राज्य का जो हस्तक्षेप है वो उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं उसमें पृथक्करण रहे। तो ये आर्टिकल 50 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो है कि संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर सोवियत संघ, या फिर फ्रांस, ठीक है। तो जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें क्या होता है कि जो विधायिका और कार्यपालिका होती है उसमें एक समन्वय होता है, एक कोऑर्डिनेशन होती है। तो ये जो व्यवस्था दी गई है ये ब्रिटेन के द्वारा दी गई है। लेकिन जैसे ही हम लोग अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नेंस है वो हमको यूएसए से मिलता है। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका सही जवाब अगर हम लोग देखें तो वो ब्रिटेन होगा। अगला प्रश्न इस सेट का जो है वो है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर प्रधानमंत्री को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ये है कि उपराष्ट्रपति को, ठीक है। अनुच्छेद 56(1) के तहत क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्यागपत्र 56(1)(a) के तहत जो है वो अपना त्यागपत्र जो होता है 56(1)(a) के तहत वो अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, और उपराष्ट्रपति 56(2) के तहत, ठीक है, आर्टिकल 56(2) के तहत क्या होता है, इसकी सूचना जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को जाकर के देते हैं कि राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है भारतीय संसद का सचिवालय, ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन होता है, राष्ट्रपति के अधीन होता है, सरकार से स्वतंत्र होता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सरकार से स्वतंत्र होता है ये। इसमें क्या होता है कि जो आर्टिकल 98 जो होता है, अनुच्छेद 98 जो होता है वो ये व्यवस्था देता है कि संसद के प्रत्येक सदन के लिए अपना एक सचिवालय जो है वो होगा, यानी कि सेक्रेटेरिएट जिसको कहते हैं वो होगा, और ये पूरी तरह से सरकार से स्वतंत्र रहता है। इसमें उसका सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किस बात के लिए? तो सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, निश्चित अवधि के लिए, भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो इस
इसके अगर सही विकल्प की बात करें तो ये है कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। जब बजट पास ना हुआ हो, ठीक है, संघ का बजट जब नहीं आया हो, उस स्थिति में क्या होता है कि जब सरकार के पास पैसों की कमी हो जाती है तो वो उस धन को प्राप्त करने के लिए लेखानुदान लाया जाता है और ये एक निश्चित समय में जो है संचित निधि से धन को निकाला जाता है लेखानुदान के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। गौर करिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा नहीं है। तो जो आधार इसके बताए गए हैं विकल्पों में वो है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति को खतरा और सशस्त्र विद्रोह। तो शुरुआती दौर में जो आधार होते थे, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के, वो होते थे युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति को खतरा। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन आया था 1978 में, उस वक्त क्या किया गया कि जो आंतरिक शांति जो शब्द है उसको, जो आंतरिक शांति शब्द है उसको सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया। इस प्रश्न के मुताबिक इसका सही आंसर जो है वो आंतरिक शांति को खतरा है। ये इसलिए इसको बाद में बदल दिया गया क्योंकि जो एम्बेट है, जो दायरा है आंतरिक शांति का, उसको संविधान में बहुत अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या नहीं की गई थी, तो इसको बदल दिया गया। इस आधार पर अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो ऑप्शंस हमको मिलते हैं वो है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग, अधिनियम। तो ये जो व्यवस्था दी गई है पंचायती राज प्रणाली की, ये जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है या तत्व जो है उसके अधीन दी गई है और ये मिलती है आर्टिकल 40 में, जिसमें कि आर्टिकल 40 इसमें जो राज्य में पंचायतों का जो गठन किया जाता है वो इसी के तहत किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो है शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पद में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। तो कोई भी शिक्षण संस्थान जो होते हैं वहाँ पे अनुसूचित जाति या जनजाति के जो छात्र छात्राएं होते हैं उनको जो आरक्षण प्राप्त होता है वो अनुच्छेद 15(4) के तहत किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 15(4) के तहत किया जाता है। और बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को जिस संविधान संशोधन में प्रस्तावित किया गया था वह है 83वां संशोधन अधिनियम, 84वां संशोधन अधिनियम, 85वां संशोधन अधिनियम या फिर 86वां संशोधन अधिनियम। इस प्रश्न का जो सही जवाब अगर हम देखें तो वो है 86वां संशोधन अधिनियम। इसमें क्या हुआ था कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था इसमें की गई थी। और ये संशोधन जो है जैसे कि आप देख सकते हैं 2009 में इस संशोधन को लेकर के आया गया था। तो ये जो आज का सेट था 10 प्रश्नों का वो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि इन प्रश्नों के माध्यम से जो है आपके कॉन्सेप्ट को आपको फिर से दोहराने का मौका मिल रहा होगा, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो कहीं ना कहीं पिछली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें से ही इनको लिया गया है। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड एज आई ऑलवेज से कीप हेल्दी एंड कीप अपडेटेड। थैंक यू।